नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक जन्म कुंडली लेकर। यह जन्म कुंडली एक युवती की है, तमन्ना शर्मा जी की। जन्म की तारीख है 26 जुलाई 1998 और जन्म का समय है रात्रि में 10:35। जन्म का स्थान है राजगढ़, यह राजस्थान में पड़ता है और जन्म इन्होंने लिया रविवार के दिन, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को। यहां शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि मैंने बताई तो आप लोगों को प्रारंभ में ही जान लेना है कि इनका जो चंद्रमा है वो पापक ग्रह है, क्षत्रिय वर्ण और सिंह राशि मनुष्यगण है। ये अग्नि तत्व की राशि है, सूर्य राशि होते हैं। मीन लग्न की कुंडली, राशि इनकी सिंह। वर्तमान समय में ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हैं, सीए बनना चाहती हैं, उसी के लिए प्रयासरत हैं। इनके पिता जानना चाहते हैं कि क्या ये सीए बन पाएंगी या कुछ और करेंगी। सीए बनने के लिए कुंडली में कौन से योगों को देखा जाता है, किस भाव को देखा जाता है, जानेंगे हम। कार्यक्रम प्रारंभ करूं उससे पूर्व आज इस बात की घोषणा कर देता हूं, फ्री जन्म कुंडली अध्ययन आप वो सभी दर्शक जो कराना चाहते हैं, आज के कार्यक्रम के कमेंट में अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान देना न भूलें। चुनाव यहीं से होगा। चलते हैं इनकी जन्म कुंडली की तरफ। पूर्व में आप सभी दर्शकों को मैंने बता रखा है कि जन्म कुंडली में अगर लग्नेश और राशि मित्र हों, दोनों तत्वतः एक हों, तो अपने आप में यह बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। इनकी कुंडली में लग्नेश और राशि, क्योंकि लग्नपति गुरु और राशिपति सूर्य दोनों मित्र हैं, परंतु दोनों में तत्वतः महान भेद दिखाई पड़ता है। एक जल तत्व का लग्न तो राशि अग्नि तत्व की, दोनों में भेद है। अब इस भेद का जातिका के जीवन पर, इस युवती के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या प्रभाव है, वो हम आगे जानेंगे। पहले चलते हैं लग्न पर। मीन लग्न की जन्म कुंडली और लग्नपति लग्न में ही बैठे हैं। लग्न का जो मान है वो 14 अंश 27 कला, अतः लग्न बलवान साबित हुआ। लग्नपति लग्न में ही हैं और वो 4 अंश 6 कला पर हैं। लग्न और लग्नेश दोनों शनि के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और एक बात आपको बता दूं कि लग्न पति जो है 4 अंश 26 कला पर हैं, तो वक्री होने के कारण बलवान हो जाते क्योंकि खुद की राशि में बैठे हैं, परंतु 4 अंश 26 कला पर हैं। फलस्वरूप मीन राशि सम राशि होने के कारण लग्नपति मृत अवस्था में पाए गए, ये कमजोर स्थिति। अब लग्न के नक्षत्र के स्वामी शनि जाकर के धन भाव में बैठे हैं और वो 9 अंश 26 कला पर बैठे हैं। यहां गौर करने वाली बात है कि वो अश्विनी नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है, नीच राशि में है। मंगल की राशि में वो नीच के हो जाते हैं, परंतु मंगल केंद्र में है और इस कुंडली में 19 अंश 46 कला के साथ जाकर के सुख भाव में बैठे हुए हैं। फलस्वरूप मंगल के केंद्र में होने के कारण शनि के नीचत्व को भंग माना जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुंडली में सुख भाव में शुक्र और मंगल की युति बनी हुई है। यहां पर दोनों के दोनों आर्द्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। शुक्र 14 अंश 41 कला के साथ और मंगल 19 अंश और साथ ही साथ 46 कला के साथ बुध के साथ तात्कालिक मित्रता बनाते हुए अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में। अब इसके बाद ज्ञान भाव पर आइए। ज्ञान भाव में सूर्य बैठे हैं और वो 9 अंश 40 कला के साथ पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। लेकिन इस लग्न में सर्वथा कारक तो वो नहीं है, परंतु चंद्रमा के साथ तात्कालिक मित्रता बनाकर के और ज्ञान भाव में बैठे हैं। इसके बाद बारी आती है षष्ठम स्थान की, जहां पर सर्वाधिक 3 ग्रह बैठे हुए हैं, बुध, राहु और चंद्रमा। यहां पर बुध जो कि वाणी का कारक है, और वो बुध इस कुंडली में 2 केंद्रों के स्वामी होकर के षष्ठम भाव में जाकर के बैठे हैं। कैसे हैं तो 3 अंश 38 कला पर, ये मघा नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में बाल अवस्था में, और साथ ही साथ राहु बैठे हैं 7 अंश 46 कला के साथ। और कैसे हैं तो ये भी मघा नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में, सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं। अब इसके बाद बारी आती है चंद्रमा की। चंद्रमा और सूर्य पंचमेश और षष्ठेश ने आपस में परिवर्तन कर लिया है। बारी केतु की आए तो केतु राहु के नक्षत्र में, यहां केतु और राहु ने आपस में नक्षत्र परिवर्तन किया हुआ है। और राहु शनि की राशि में 7 अंश 46 कला के साथ 12वें भाव में बैठे हैं, मोक्ष का कारक, मोक्ष के भाव में। अब ये इनके बारे में आपको कुछ बातें मैं सबसे पहले तो बता दूं। वैसे तो योगों के मामले में आप जान चुके होंगे, लग्न में ही हंस योग लगा हुआ है, एक अच्छी स्थिति है। लेकिन समस्या क्या है कि गुरु और चंद्रमा का जो संबंध है वो 6वें 8वें का बन रहा है, ये सकट योग बन जाता है। लग्न की अगर स्थिति को देखें तो एक तरफ केतु, दूसरी तरफ शनि, लग्न को ही पाप कर्तरी योग लग गया, क्योंकि लग्न में बैठे हैं शुभ ग्रह गुरु, और फलस्वरूप
लग्न पाप कर्तरी योग में, और लग्न पाप कर्तरी योग में हो तो जीवन काल में सफलताओं में बाधाएं तो सदैव ही उत्पन्न होती रहती है। अब कोई व्यक्ति अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो इसके लिए कुंडली में क्या क्या देखना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले तो ज्ञान के कारक गुरु को देखिए, दूसरा गणित मैथ से संबंधित क्षेत्र के कारक बुध को देखिए, साथ ही साथ राहु के बलाबल को देखिए, राहु बली है या नहीं, कुंडली के पंचम स्थान को देखिए, षष्ठम, क्योंकि इसमें भी न्याय और कानून को भी पढ़ना पड़ता है, जिसका षष्ठम स्थान से कानून और 12वें भाव से विचार होता है, तो षष्ठम और द्वादश भाव को कर्म भाव का विचार, प्रतियोगिता परीक्षा में पास करना, क्योंकि इसमें भी पहले एंट्रेंस एग्जाम को पास करना होता है, तो इसके लिए मंगल की स्थिति को भी देखना होता है, और कुंडली के द्वितीय भाव से भी इसका विचार, क्योंकि द्वितीय भाव का कारक बुध वाणी का जो कारक है और वो कैसी स्थिति में है, क्योंकि सामने वाला जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा तो अपने कस्टमरों को कितना, या उसके जो क्लाइंट होंगे उन्हें वो कितना समझा पाएगा, समझा भी पाएगा या नहीं। अब हम आते हैं सीधे, इनके लिए जो बातें बताई गई हैं उन्हें मैं आप लोगों को बता दूं कि सीपीटी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसमें पास ये कर चुकी हैं, लेकिन आईपीसीसी में लगातार 3 साल से ये पास नहीं हो पा रही हैं, उसे ये क्लियर नहीं कर पा रही हैं, और तब इनके पिता ने पूछा है क्या ये सीए बन पाएंगी। आइए, लग्न में गुरु बैठे तो हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन वो कैसे हैं? तो मृत अवस्था में। बुध की स्थिति जाकर के कुंडली के षष्ठम स्थान में बैठे हैं, और किस अवस्था में हैं? तो वो इस कुंडली में 3 अंश 38 कला के साथ राहु के साथ बैठे हैं। वैसे तो ये राहु सूर्य की राशि में बैठे हैं और फल दे रहे हैं बुध और चंद्रमा के समान ही। सूर्य की राशि में बैठ करके अंश बल अगर उनका देखा जाए तो 7 अंश 46 कला का अंश बल है। केतु के नक्षत्र में बैठे हैं, लेकिन षष्ठम भाव में। अब षष्ठम भाव में बैठ करके क्या वो फल अच्छा नहीं देंगे? देखा जाए तो वो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का भावपति त्रिकोण में बैठा होने के कारण राहु अच्छा रिजल्ट करने वाला है, लेकिन परेशानी कहां है? उसने बुध को साथ ले लिया, और बुध को साथ ले लेने के कारण यह डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा, कमजोर करेगा जातक को या जातिका को। अब ऊपर से वर्तमान समय में इनको सूर्य की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, और सूर्य इनकी कुंडली में षष्ठेश होकर के ज्ञान भाव में बैठे हैं। अब ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 6वें 8वें 12वें भाव का मालिक जहां जाकर के बैठेंगे उस भाव संबंधित प्रभाव में कमी ला देंगे। तो वो कर रहे हैं, ज्ञानपति जाकर के षष्ठम पति जाकर के ज्ञान भाव में बैठ करके और उस भाव को थोड़ा कमजोर कर रहे हैं। फलस्वरूप सफलता मिलने में दिक्कत, सफलता दिलाने में समस्या। यहां लग्न को बन रहा पाप कर्तरी योग अपना काम कर रहा है। बुध का अंश बल कमजोर, और जो बल है वो भी राहु के साथ होने के चलते उसके रिजल्ट में थोड़ी कमजोरी का आना। और अब सवाल उठता है कि क्या जवाब दिया जाए, क्या जातिका पास हो पाएंगी? बहुत जल्द, क्योंकि सूर्य में शुक्र के अंतर समाप्त होते ही इनको चंद्रमा की महादशा प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा इनकी कुंडली में ज्ञानेश जाकर के षष्ठम भाव में बैठे हैं, तात्कालिक मित्रता में मित्र होकर के बैठे हैं, लेकिन कुंडली में अगर देखा जाए तो चंद्रमा को 6वें 8वें 12वें का दोष नहीं होगा। फलस्वरूप षष्ठम भाव में बैठ करके वो रिजल्ट कर सकते हैं। तो क्या हम ये विचार करें कि आने वाले दिनों में अभी इनको एक चांस लेना चाहिए? तो अभी हम इस सवाल को यहीं पर छोड़ते हैं और इनके बारे में आगे कुछ बातें जान लेते हैं। इनके पिता का कहना है कि शरीर से थोड़ा ये हेल्दी हैं, यानी शरीर थोड़ा फैला हुआ है, और फलस्वरूप ये सुस्त हैं। तो सीधी सी बात है, बहुत हेल्दी शरीर हो तो सुस्ती स्वाभाविक है। मीन लग्न, कैसा है ये लग्न? इस लग्न के जातक द्विस्वाभाविक होते हैं, मन में भटकाव बहुत ज्यादा होता है, और गुरु लग्न में हो तो गुरु का स्वरूप कैसा है? तो थुलथुला, तो शरीर को ये फैला देते हैं। फलस्वरूप जैसे शनि लग्न में बैठ करके व्यक्ति के शरीर को बढ़ा देते हैं, वैसे ही गुरु भी लग्न में बैठ करके शरीर को हेल्दी करने का काम करते हैं, फैलाने का काम करते हैं। अब इनके पिता ने पूछा है कि युवती में, लड़की में आत्मविश्वास की कमी है। अब यहां आत्मविश्वास के लिए मैं 2 बातें बताना चाहता हूं। वैसे तो इनका जो सूर्य है बैठा शनि के नक्षत्र में है, लेकिन चंद्रमा की राशि में बली शनि के साथ भी उसने तात्कालिक मित्रता कर रखी है। नुकसानदेह नहीं, इस लग्न में कारक नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि आत्मविश्वास का कारक कमजोर तो नहीं है। फिर कमजोरी कैसी? तो जातिका मनुष्यगण की है। एक, मनुष्यगण के लोग थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं, जरा इसको जोड़िए। दूसरा, जातिका है तो अग्नि तत्व की, लेकिन
राशि से अग्नि तत्व की, लेकिन लग्न से कैसी है तो जल तत्वीय है। अब जरा उसके स्वभाव में ही ये विरोधाभास देखिए कि मन से जहां वो जल तत्व के लोग बहने वाले यानी परिस्थितियों के अनुसार ढल जाने वाले होते हैं, वही राशि सिंह राशि है तो अंदर ही अंदर घुटन तो होगी, हीन भावना से भी ग्रस्त। अब वो कैसे? सीधी सी बात है, बहुत शरीर अधिक हेल्दी होना। अब पिता का कहना है बहुत कम बोलती है और डरी डरी सी रहती है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बनेगा हीन भावना से जातिका का ग्रस्त हो जाना। एक दूसरा कम बोलना। द्वितीय भाव वाणी भाव का मालिक जाकर के बैठा तो कुंडली के दसम भाव सुख भाव में है, दसम भाव से संबंध बना रहा है। वाणी भाव में नीच राशि में शनि बैठे हुए हैं, वाणी का कारक जाकर के षष्ठम स्थान में राहु के साथ बैठा हुआ है, फलस्वरूप वाणी में वो क्षमता न आ पाए, कमी हो। लग्न में गुरु बैठे तो हैं, व्यक्तित्व में गुरु बैठे तो हैं, खुद की राशि में हैं, लेकिन कैसे हैं तो कमजोर हैं, उनका अंश बल कमजोर पड़ रहा है। ये कारण जातिका के अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं है, आत्मविश्वास तो निसंदेह उसके अंदर 100% होगा। लेकिन होता क्या है, एक उदाहरण से इसको समझिए। एक गांव का लड़का बहुत तेज हो, बहुत तेज, एक शहर का लड़का खूब सजा धजा, बड़े बड़े बाल, बड़ा सुंदर देखने में, भले उसको कुछ समझ में ना आता हो, लेकिन वो गांव के लड़के को पछाड़ देगा क्योंकि उसने दुनिया देखी है। और गांव का लड़का बहुत किताब पढ़ा हो, लेकिन उसकी वाणी व्यक्त करने की क्षमता उसकी कमजोर है। तो क्या होता है कई बार कि कुछ जातक, जैसे इस जातिका के साथ अगर देखा जाए तो लग्न का प्रभाव अंदर ही चल रहा द्वंद्व, अंदर ही चल रहा द्वंद्व, 3 बार दे रही है परीक्षा, 3 बार से वो भी रिजल्ट इसको नहीं मिल रहा। सफलता व्यक्ति को बहुमुखी बना देती है और असफलता व्यक्ति को अंतर्मुखी बना देती है। तो पहले तो असफलता, हालांकि ये परिस्थिति आज नहीं उत्पन्न हुई होगी, बहुत पूर्व से, तो उसके पीछे कारण बन रहा है लग्नपति का कमजोर होना, यानी व्यक्तित्व का कमजोर होना। राशिपति के पास बल है, अतः यह तय है कि आगे चलकर के ये जातिका बहुमुखी प्रतिभा वाली हो जाए, बोलने वाली हो जाए, वाणी इसके पास आ जाए, और जो वाणी की कमी है वो बुद्ध के प्रयोग को यानी गणेश जी की आराधना करके दिलाया जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। पिता का कथन कि वर्तमान में इस जातिका ने मूंगा और पुखराज पहना है, तो मंगल इस कुंडली में भाग्येश और साथ ही साथ धनेश होकर के जाकर के बुद्ध की राशि में तात्कालिक मित्रता में नक्षत्र राहु का जरूर लिया है, लेकिन जाकर के सुख भाव में बैठे हुए, फलस्वरूप मूंगा ठीक है। गुरु का रत्न पुखराज भी जातिका ने धारण किया हुआ है, गुरु 2 केंद्रों के स्वामी होकर के केंद्र में ही बैठे हैं, फलस्वरूप उन्हें बल देना है, तो गुरु का रत्न भी ठीक है। सूर्य के बीज मंत्र का यह जातिका जप कर रही है, यह भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनका अगला प्रश्न, अभी याद रखिएगा, सीए बन पाएंगे कि नहीं, इस प्रश्न को मैंने छोड़ दिया है, मैं आगे भी आ रहा हूं। शादी किस दिशा में होगी, लड़का कैसा मिलेगा और क्या करने वाला होगा। तो शादी इस जातिका की अगर देखा जाए तो सप्तम स्थान के मालिक बुद्ध बनते हैं। शुक्र से भी देखें तो जन्म स्थान से उत्तर पूर्व दिशा की ओर, जिसमें उत्तर दिशा का प्रबल योग, उत्तर पूर्व की ओर विवाह की स्थिति बनी। और लड़का कैसा मिलेगा, तो सप्तम स्थान का मालिक बुद्ध है, तो लड़का निसंदेह या तो बैंकिंग सेक्टर से हो, चार्टर्ड अकाउंटिंग वो भी हो, या फाइनेंस से संबंधित सेक्टर का लड़का हो, ऐसा लड़का मिलना चाहिए। और क्या करने वाला होगा वो मैंने बता दिया, पढ़ा लिखा होगा, एक अच्छे परिवार से होगा। वैसे बुद्ध सप्तम के मालिक हो तो पति व्यापारिक प्रवृत्तियों वाला यानी व्यापार करने वाला भी होता है, या वाणी से संबंधित काम करने वाला, एमबीए किया हुआ हो बंदा, मार्केटिंग से संबंधित काम करता हो, ऐसा बंदा भी बुद्ध के कारण मिलता है, यानी बुद्ध के प्रभावों से प्रभावित। अब आगे इन्होंने पूछा है कि, हालांकि इन्होंने पूछा नहीं, लेकिन मैं यहां पर बता दूं कि विचार नहीं रहेगा इस जातिका का विवाह। जातिका जन्म लग्न से मांगलिक, सप्तम का मालिक षष्ठम में, यानी अपने घर से द्विद्वादश का उसने संबंध बनाया। दूसरा, सप्तम भाव पर अगर दृष्टि देखी जाए तो गुरु की तो है, लेकिन गुरु कमजोर और वो भी पापकर्तरी योग में है। तीसरा, शुक्र के पास बलाबल बहुत अच्छा है, यानी दाम्पत्य का कारक बलि, दाम्पत्य भाव का मालिक षष्ठम में, लेकिन दाम्पत्य का कारक बलि है। तो दाम्पत्य के कारक बलि होने के बावजूद वो शनि से दृष्ट होने के कारण दाम्पत्य जीवन में समस्या उत्पन्न होगी। फलस्वरूप आप लोगों को सतर्क रहना होगा। जातिका का जब भी विवाह करना हो, बाकायदा कुंडली मिलाकर के हर पक्ष को समझ करके तभी विवाह किया जाए। अब आगे, क्या कोई तांत्रिक प्रयोग तो नहीं किया गया? ना नहीं कह सकते, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, पर ना नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि राहु बैठे हैं कुंडली के षष्ठम स्थान में। कुंडली के षष्ठम अष्टम में राहु हो, केतु हो,
तो निसंदेह ऐसे जातकों के ऊपर तंत्र प्रयोग ज्यादा असरकारक होता है, क्योंकि राहु और केतु भ्रम पैदा करने वाले हैं और तंत्र प्रयोग भी एक प्रकार का भ्रम ही है। तो यह स्थिति हो सकती है। तो क्या हम यह मान के चले कि तंत्र प्रयोग ही हुआ है? नहीं, कुंडली की जो स्थिति दिखाई पड़ रही है उसमें तो ग्रह ही जिम्मेवार दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि लग्न और राशि में तत्वतः एकता नहीं हो पा रही है। जातिका के व्यक्तित्व में वो चीजें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। गुरु अपना काम कर चुके हैं, शरीर को फैला दिया और आत्मविश्वास आ नहीं रहा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है और असफलता उसमें और एक कील ठोकने का काम करेगी। तो कई सारे ऐसे कारण बने हुए हैं जिसको देखते हुए यह कहना तो सर्वथा गलत हो जाएगा। और ऊपर से अब तक रोगेश की महादशा, 6 साल से इधर रोगेश की महादशा चल रही है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण परेशानियों का बन सकता है। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई तंत्र प्रयोग होगा। हां, तंत्र प्रयोग हुआ हो तो उसके लिए भी छोटा मोटा उपाय तो अवश्य ही किया जा सकता है, लेकिन यहां पर ग्रहों की स्थिति के कारण ही समस्या बनी हुई है। हम उसी के बारे में बात करेंगे। आगे इनके पिता ने पूछा है कि बार बार पढ़ाई में असफलता हो रही है, तो उसके पीछे कारण है सूर्य की महादशा का चलना। सूर्य रोगेश होकर के ज्ञान भाव में बैठे हैं। कुंडली का 6वां 8वां 12वां तृक भाव ये परेशानियों का भाव, और वो जाकर के ज्ञान में बैठा तो सीधी सी बात है ज्ञान में असफलता। लग्नपति कमजोर है, लग्न को कमजोर कर रहा है पापकर्तर योग। इसलिए जातिका का जो विकास होना चाहिए, जो व्यक्तित्व निखर करके सामने आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है। अब आगे इन्होंने पूछा है कि अगर ये सीए नहीं बन सकती, अगर ये सीए नहीं हो सकती तो क्या सरकारी नौकरी लगेगी? थोड़ी सी हताशा भी रहती है। हताशा तो प्रत्येक उस व्यक्ति को रहती है जो जीवन काल में प्रयत्न करने के बावजूद सफल नहीं हो पाता। हताशा किसी को भी हो सकती है, यह तो ही बालिका है, छोटी है, सीधी सी बात है। हताश कोई भी हो जाता है, बड़े बड़े लोग हो जाते हैं। यह हताश हुई तो कौन बहुत बड़ी बात। चंद्रमा की महादशा 5 मई 2019 से प्रारंभ हो रही है। एक बार चंद्रमा की महादशा प्रारंभ होने दीजिए। चंद्रमा इस कुंडली में सर्वाधिक योग कारक हैं, बैठे 6ठम स्थान में हैं, ग्रहण भी उनको देखा जाए तो है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा चंद्रमा कहीं अपना बेहतर प्रयास, सफलता दिलाएंगे। अब आते हैं इस विषय पर कि क्या जातिका को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया जाए, ना भी न किया जाए। क्यों? क्योंकि अभी मई में ज्ञानेश की महादशा प्रारंभ हो रही है। ज्ञान भाव में सूर्य का होना, 5म स्थान में सूर्य का होना, लग्न में गुरु का होना, राहु के पास भी यहां बल दिखाई पड़ रहा है, मंगल के पास भी बल दिखाई पड़ रहा है। इसमें कोई संशय नहीं कि सूर्य 9 अंश पर है, कंपटीशन भाव का मालिक जाकर के ज्ञान में बैठा है। यहां बैठे राहु की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, थोड़ी दिक्कत करेंगे। गवर्नमेंट जॉब ये जातिका ले लेगी, लेकिन अगर इसने पहले ठाना है सीए बनने के लिए तो पहले वही प्रयास कराया जाए। राशि है सिंह, पिछले दिनों इस राशि पर ढैया चल रही थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, न ढैया न 7.5, ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रयास जारी रखना चाहिए सीए के लिए, और साथ ही साथ तैयारी करनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए भी। इस कुंडली में बुध कर्म स्थान व्यापार के मालिक बनते हैं, फलस्वरूप बैंकिंग के फील्ड में, टीचिंग के फील्ड में, इन दोनों फील्डों में जॉब होने के प्रबलतम योग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। तो सरकारी नौकरी का प्रबलतम योग बन रहा है। तो यह तय है कि जातिका सरकारी नौकरी पा जाएगी, यानी एक क्षेत्र में वो सुरक्षित है। अब ये अपना प्रयास पूरा करे, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है, वो क्षेत्र, उस क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर ले। और जैसा कि मैंने कहा चंद्रमा की महादशा आने जा रही है और चंद्रमा ज्ञानेश इस लग्न में कारक हैं, उनका रिजल्ट अवश्य प्राप्त होगा। अतः अभी इस क्षेत्र को छोड़ा न जाए। विवाह के लिए सावधान कर चुका हूं, बिना कुंडली मिलाए विवाह न किया जाए। तीसरा, सूर्य को बलवान और कराया जाए। सूर्य के बीज मंत्र के साथ साथ प्रत्येक रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराया जाए। जातिका सूर्योदय के बाद तक न सोए, पूर्व दिशा की ओर पैर करके न सोए। और साथ ही साथ जो मंगल और गुरु का रत्न जातिका ने पहन रखा है, अत्यंत श्रेष्ठ। अब आते हैं तंत्र प्रयोग। जैसा कि मैंने कहा राहु षष्ठस्थ है, संभावना बनती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कर दिया। एक सरल सा, एक छोटा सा उपाय बताता हूं, इतना भी सरल नहीं है लेकिन कर सकते हैं। सब घर में प्राप्त हो जाएगा पत्तल, पलाश का पत्तल अगर मिल जाए तो ठीक, न मिले तो आजकल फाइबर का जो पत्तल मार्केट में मिल रहा है वही आप ले लें। नहीं मिलता तो मिट्टी का एक गांव इत्यादि में कढ़ाई टाइप का देखने को मिलता है, वो भी ना मिले तो मिट्टी का ढक्कन जो आपको मिल जाए ले लीजिए। कुछ चीजें आपको इस्तेमाल में लानी है, काला उड़द और चावल।
इन दोनों को एक में ही पका लेना है और पका करके उस पत्तल पर ले लीजिए। उस उड़द और जो पका हुआ चावल है, पका हुआ जो उड़द है, उस पर थोड़ा सा दही डाल दीजिए और थोड़ा सा पापड़ कच्चा, उसको भूंजना इत्यादि नहीं, बस कच्चा उस पर रख दीजिए। इसके बाद उसको घर में कहीं भी जातिका जिसको भी तंत्र प्रयोग की शंका दिखाई पड़ रही है उनके लिए है, उन्हें एक जगह साफ स्थान पर बिठा लिया जाए और आसन पर बिठा करके पहले आचमन कराया जाए, उनको पवित्र किया जाए और उनसे ही क्षेत्रपाल इत्यादि को पहले ध्यान करना है, क्षेत्रपाल का। और यह ध्यान करना है कि अगर हमारे ऊपर कोई तंत्र प्रयोग है तो जो भी चीजें हमारे ऊपर हैं वो इस अन्न को या बलि को ग्रहण करें, क्योंकि उड़द जो काला उड़द है उसे मांस की संज्ञा दी गई है और वो बलि के स्वरूप दिया जाता है। तो बलि को ग्रहण करें और तृप्त हो, हमें मुक्त करें, ऐसी प्रार्थना करके उसकी पूजा कराई जाए। मिट्टी का दिया जो चौमुखी होता है उसमें चारों मुखों में दिया जलाया जाए, उसमें रखवाया जाए। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कोई मिलता, मैं किसी और को नहीं कहूंगा कि कोई आए, जो भी व्यक्ति मिल जाए, घर के नौकर चाकर अगर करने को तैयार हो तो वो कर दें, नहीं तो खुद पिता ही करे, मां ही करे, कोई कर दे। बच्ची के ऊपर से या जिसके ऊपर भी तंत्र प्रयोग हुआ है उसके ऊपर से उस पत्तल को हाथ में लेकर के 7 बार पहले पूजन कर लेना है। पूजन की प्रक्रिया यहां नहीं बताऊंगा, समय बर्बाद होगा। ऊपर से 3 बार माथे के ऊपर से घुमा करके घर से बाहर लेकर के चला जाए और दक्षिण दिशा में जाकर के किसी निर्जन स्थान पर उसे रखवा दे। इस एक बार के किए हुए प्रयोग से तंत्र से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं की गई होंगी वो शांत हो जाती हैं, अगर की हुई हैं तो। प्रतिदिन गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें अथवा श्रवण करें, अथवा संकट नाशन गणेश स्तोत्र, सबसे बढ़िया होगा संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना या श्रवण करना, इससे भी लाभ मिल जाएगा। बाकी कोई ज्यादा उपाय नहीं करना, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वक्त बदल रहा है, 5 मई 2019 से चंद्रमा आ रहे हैं और चंद्रमा आते ही अपना काम करेंगे। चंद्रमा षष्ठम भाव में ग्रहण से ग्रसित होकर के बैठे हैं। प्रायः ज्यादातर लोग केतु और राहु की इस स्थिति को भी कालसर्प कहते हैं। इस कुंडली में कालसर्प दोष नहीं है। चंद्रमा षष्ठम में बैठे हैं, फलस्वरूप मन अशांत हो तो उससे बचाने के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का अभिषेक दुग्ध से जातिका के हाथों करवाया जाए और हो सके तो सूर्य के मंत्र के बीज मंत्र के साथ साथ गुरु के बीज मंत्र का भी जप जातिका से करवाया जाए, इस युवती से करवाया जाए, निसंदेह लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह थी एक जन्म कुंडली जिसका मैंने आप सबके सम्मुख अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते फिर कह दूं कि आप जिन दर्शकों को अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना है, आज के कार्यक्रम के कमेंट में अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान देना न भूलें, नाम के साथ। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।